बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 बड़ी ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़, साइफ़र केस का मुकदमा सुनने वाले जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन साहब के हवाले से है, इनकी तैनाती के हवाले से है और इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो जेल में इस वक्त ट्रायल चल रहा है, इस ट्रायल के हवाले से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है, इस 2 रुकनी बेंच ने एक हंगामा बर्पा कर दिया है। कुछ अहम तफसीलात हैं, इस हवाले से चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, निगरान हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुकी है। निगरान हुकूमत के 2 मतज़ाद फ़ैसले ये आपके सामने मैं रखूँगा कि कैसे ये जो सिस्टम है, नवाज़ शरीफ जो है वो इससे रिलीफ हासिल कर रहे हैं। ये तो सबके सामने अब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन जो निगरान हुकूमत है वो क्या कर रही है, 2 बड़ी अहम मुतज़ाद इनके फ़ैसले हैं, वो भी आपके सामने मैं रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। एक तरफ तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब कहते हैं कि ज़ियाउल हक़ जो हैं उनको वो सदर नहीं मानते क्योंकि वो आइनी सदर नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का मुकदमा भी चल रहा है। तो सब नज़रें चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब पर थी कि वो रिमार्क्स क्या देते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अब आपकी जो दरख्वास्त है वो गैर मौसर हो चुकी है, यानी कि 90 दिन तो अब नहीं हो सकता। ज़ाहिर सी बात है, 90 दिन वाला चक्कर तो अब गुजर गया, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो फिर आगे मामला गैर आइनी हो गया है, या इस चीज़ को 90 दिन को गैर आइनी नहीं करार दे रहे। वो कह रहे हैं कि अब आपकी दरख्वास्त ही गैर मौसर हो गई है। तो आज इस केस में समाअत के दौरान क्या हुआ, इस पर भी कुछ चीज़ें आपके सामने में रखूँगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी जेल ट्रायल को रोकने की, ओपन ट्रायल करने की, जज अबू अल हसनात की तैनाती चैलेंज की गई थी कि वज़ारत कानून डायरेक्ट उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता, और साइफ़र ट्रायल रोकने का भी कहा गया था। तो इस पर गुज़श्ता समाअत में एक तो ये हुआ था कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने ये मुस्तरद कर दी थी, जो कि फिर इंट्रा कोर्ट अपील में गया डिवीज़न बेंच के पास। और डिवीज़न बेंच जो था, इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे और जस्टिस अरबाब थे। तो इसमें गुज़श्ता समाअत पर ऑब्ज़र्वेशन भी कुछ दी गई जो कि इमरान खान साहब के हक़ में जा रही थी, और साथ ही नोटिस जारी किए गए कि आकर जवाब दिया जाए कि आपने तकाज़े पूरे किए हैं, ये जो आपने तैनाती की है। और ये भी सवाल उठाया गया था कि ओपन कोर्ट के अंदर क्यों नहीं जो समाअत है वो हो रही। तो इसके ऊपर आज समाअत होनी थी, लेकिन आज समाअत से पहले ही क्या हुआ कि जो डिवीज़न बेंच था ये टूट गया। 2 रुकनी जो बेंच था ये टूट गया। जस्टिस अरबाब ताहिर जो हैं वो इस केस से अलहदा हो गए। 2 रुकनी बेंच था और अच्छा भला ये केस सुन रहा था, लेकिन अचानक से ये ख़बर सामने आती है जी कि जस्टिस अरबाब ताहिर जो हैं वो इस केस से साइड पे हो गए हैं, वो इस केस को नहीं सुनना चाहते। और जो तहरीरी फ़ैसला भी आया उसमें उन्होंने इजाफ़ी नोट में ये लिखा है कि जो लास्ट जो फ़ैसला आया है या जो ऑब्ज़र्वेशन है वो उससे इत्तफ़ाक़ करते हैं। ऑब्ज़र्वेशन क्या थी, इसमें ओपन ट्रायल और जज की तैनाती के हवाले से कुछ क्वेश्चंस रेज़ किए गए थे और तलबी की गई थी, नोटिस जारी किए गए थे। तो इन तमाम तर चीज़ों से वो एग्री हैं, इनके ऊपर वो कोई एतराज़ नहीं उठा रहे माफ़ कीजिएगा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने बग़ैर कोई एक कहते हैं ना कि कैटेगोरिकली कोई रीज़न बताना, बस उन्होंने कहा जी कि वो अपनी खुद ही इस केस को नहीं सुनना चाहते, वो खुद ही अलहदा हो रहे हैं। तो कोई रीज़न दिए बगैर एक किस्म की आप कहें कि वो इस बेंच से अलहदा हो गए हैं। और साथ ही साथ क्या हुआ है कि जैसे वो अलहदा हुए, आज इस केस की समाअत थी, लेकिन ये नहीं हुआ कि केस की समाअत मुलतवी की गई हो। इस केस में साथ ही नया डिवीज़न बेंच बन गया है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के साथ जस्टिस सिमन रिफ़त जो हैं उनको बेंच में शामिल किया गया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी इमरान खान साहब के इस केस में कि एक तरफ जब डिवीज़न बेंच ने केस सुनना शुरू किया, और सबसे अहम जो सवाल था जो रेज़ किया जा रहा था कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ही सारे मुकदमात सुन रहे हैं, वो केस ना सुने और कोई जज ये केस सुने। तो ये पहली मरतबा इस तरह से हुआ था कि उन्होंने मुस्तरद की, और इंट्रा कोर्ट अपीलें तो फिर ज़ाहिर सी बात है दूसरे जजेस के पास ही जानी होती हैं। तो पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई दूसरे जो जज हैं वो इमरान खान साहब का केस जो है वो सुन रहे थे, और इस केस
को सुनने के बाद जो रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस सामने आई थी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में ख़ास तौर पर ये उम्मीद सामने आई थी कि उनका जो मौक़िफ़ है वो शायद अब तस्लीम हो जाए। ख़ास तौर पर जज साहब की तैनाती जिस तरह से डायरेक्ट हुई और फिर ओपन कोर्ट के अंदर जो ट्रायल है ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से जो सवालात थे वो उठाए गए थे। लेकिन आज क्या होता है कि आज ये मुकदमा दोबारा फ़िक्स था समाअत के लिए और आज जवाब दिया जाना था, लेकिन क्या होता है कि अचानक से ही जो बेंच है वो टूट जाता है और अरबाब ताहिर साहब अलहदा हो जाते हैं और अब इनकी जगह पर जस्टिस समन रिफत जो हैं उनको शामिल किया गया है, जो कि आज ही इस केस की समाअत करेंगी, लेकिन अभी तक आगाज़ नहीं हुआ। आज जो है वो किसी भी वक्त जो डिवीज़न बेंचेस होते हैं बाकी केसेस से जब फ्री हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ये जो बेंच एक बन गया है ये इमरान खान साहब की इन दरख्वास्तों के ऊपर जो समाअत है वो करेगा। तो इसमें आगे देखें जब ये समाअत होती है तो उस पर जो अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो दो मतज़ाद फ़ैसले मैंने आपके साथ शेयर करने थे निगरान हुकूमत के हवाले से। अच्छा, निगरान हुकूमत एक तरफ तो फ़ैसला देती है कि नवाज़ शरीफ साहब 74 साल के हैं, तो वो बीमार भी हैं और 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, तो इस वजह से उनकी जो सज़ाएँ थी वो मुअत्तल की गई थी। जो इवन के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने भी अपीलें बहाल करने का जो फ़ैसला दिया उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को कहा कि पंजाब हुकूमत ने ये कहा, हालांकि कोर्ट के अंदर कोई डिस्कस नहीं हुआ था। इस हवाले से मैं मुकम्मल डिटेल से इस पर एक वीलॉग कल मैं कर भी चुका हूँ, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन निगरान हुकूमत जो है वो एक तरफ तो नवाज़ शरीफ साहब को ये रिलीफ़ दे देती है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो परवेज़ इलाही साहब हैं, अब परवेज़ इलाही साहब की उम्र 78 साल है, वो नवाज़ शरीफ साहब से भी 4 साल बड़े हैं, लेकिन उनको कोई रिलीफ़ नहीं दिया, हालांकि वो बीमार भी हैं और वो भी तो वज़ीर आला रह चुके हैं, लेकिन उनके लिए कोई पंजाब हुकूमत की जानिब से रिलीफ़ नहीं है। फिर इसी तरह से यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उनकी उम्र भी 73 साल है और वो कैंसर की पेशेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जेल में हैं और कोई उनके लिए रिलीफ़ नहीं है। तो ये दो मतज़ाद चीज़ें हैं जो मैंने कहा आपके सामने हाईलाइट कर दूँ। तो नवाज़ शरीफ साहब 74 साल के हैं, वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, तो उनको रिलीफ़ मिल जाता है। परवेज़ इलाही साहब 78 साल के हैं, उनको कोई रिलीफ़ नहीं। यास्मीन राशिद साहिबा 73 साल की हैं, उनको कोई रिलीफ़ नहीं है, बीमार भी हैं, लेकिन कोई उनको रिलीफ़ नहीं है। तो नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ के ऊपर और जो नवाज़ शरीफ को सपोर्ट मिल रही है उसके ऊपर तो सवालात ऑलरेडी रेज़ हो रहे थे, लेकिन सब चूँकि ढके छुपे पर्दा जो है वो उसके ऊपर डला हुआ था। लेकिन मेरे ख़्याल से अब ये जो इक़दामात अब उठाए जा रहे हैं, अब वो सारा पर्दा भी उठ गया है कि एक तरफ सेम चीज़ में आप कहें या एक शख्स को दिया जा रहा है रिलीफ, लेकिन दूसरे शख्स को नहीं दिया जा रहा। इसी तरह से चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके ऊपर भी मैं आता हूँ, कुछ मुतज़ाद चीज़ें उनकी तरफ से भी सामने आई हैं। वो कैसे, कल की हेयरिंग जो हुई है जो फैज़ाबाद धरना केस वाली, अच्छा इसमें एक चीज़ जो कि मैंने कल भी शेयर की थी, बड़ी हाईलाइट हुई कि सदर ज़ियाउल हक जो हैं उनके हवाले से, क्योंकि एजाज़ुल हक जो कि उनके साहबज़ादे हैं उन्होंने भी इस केस में दरख्वास्त दी हुई थी, तो उनके हवाले से कहा गया जी कि मैं उनको सदर नहीं मानता। ये चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से जो रिमार्क्स थे वो सामने आए। लेकिन दूसरी तरफ निगरान हुकूमतों के हवाले से या 90 दिन में इलेक्शंस के हवाले से कुछ भी उनकी तरफ से रिमार्क्स सामने नहीं आए थे और होप की जा रही थी कि आज भी चूँकि मुकदमा फ़िक्स था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इस वक्त जब मैं ये व्लॉग सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये केस चल रहा है 90 दिन में इंतखाबात वाला, और बैरिस्टर अली ज़फ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दलाइल दे रहे हैं। लेकिन अभी तक के जो दलाइल सामने आए हैं तो इन दलाइल में चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहीं पर भी निगरान हुकूमतों को गैर आइनी या 90 दिन में इलेक्शन ना करवाने के मामले को गैर आइनी के हवाले से कोई रिमार्क्स नहीं दिए, बल्कि उल्टा उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है ये अब गैर मौसर हो चुकी है। यानी कि आप देख लें कि प्रायोरिटीज़ यहाँ पर किस तरीके से सेट हुई हैं। हो सकता है कि आगे चलकर केस में वो कोई इस तरह के रिमार्क्स दे दें, लेकिन फ़िलहाल तक उन्होंने ये जो रिमार्क्स दिए है कि अब तो पीटीआई की दरख्वास्त ही गैर मौसर हो चुकी है। तो ये चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनकी दो, अब ज़ाहिर सी बात अगर आइनी मामला है तो फिर दोनों तरफ आइनी मामला है, लेकिन दोनों तरफ डिफरेंट अप्रोच आप इसको कह दें, जो थोड़ी बहुत मेरी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, फिर इसी तरीके से कल जो फैज़ाबाद धरना केस हुआ है उसमें चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से थोड़ा सा कुछ रिमार्क्स जो है वो ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से भी इनडायरेक्ट दिए गए
कि कनाडा से कोई बंदा इधर आ गया और बैठ गया और क्या वो अपना ही टिकट करा कर आया हुआ था, तो उनको इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए रिमार्क्स उनके हवाले से दिए गए। अब यहाँ पर कहना मैं चाह रहा हूँ कि केस तो फैज़ाबाद का था, फैज़ाबाद धरना केस तो 2018 में हुआ, और लेकिन ताहिरुल कादरी वाला जो धरना था या इमरान खान साहब वाला जो धरना था वो तो 2014 में हुआ था, 13-14 में गालबन। तो केस कोई और है, लेकिन रिमार्क्स जो हैं वो उससे रिलेटेड दिए जा रहे हैं। तो इससे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों को चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से। तो ये ज़ाहिर सी बात है, जब आप कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें आपके सामने आ रही हों तो मेरा जो अपनी ऑब्ज़र्वेशन है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अब आप इसको किस एंगल से देख रहे होते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है सवाल तो उठते हैं कि फैज़ाबाद वाला केस है धरने वाला, और उसके साथ ऐसा क्या लिंक्ड हो गया कि उसके ऊपर जो रिमार्क्स हैं वो दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से अब बाकी जो सदर ज़िया वाला मामला था वो भी मैंने आपके सामने रखा। तो ये चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से एक दो चीज़ें थी। आखिर में शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी अपडेट आपको करता चलो। उनकी तबीयत नासाज हुई है और उन्हें पिम्स हस्पताल मुंतकिल करने की खैर बिल आखिर इजाज़त भी दे दी गई है। तो अडयाला जेल में हैं शाह महमूद कुरैशी साहब भी और इमरान खान साहब भी। इमरान खान साहब के हवाले से भी कल ख़बर आई थी कि उनकी भी तबीयत नासाज हुई थी जेल में, लेकिन उनका ये हुआ था कि कोई मैदे का उनको मसला था, तो उसके बाद उनको शायद कोई मेडिसिन वगैरह दे दी गई हो डॉक्टर्स की तरफ से, तो इमरान खान साहब फिर ठीक थे। लेकिन आज ये ख़बर सामने आई है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनकी भी अचानक से तबीयत नासाज हुई है और उनका चेकअप वगैरह किया गया है, और फिर उसके बाद उनको हस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी गई है पिम्स हस्पताल में। अब उनका चेकअप करने के बाद अब ये अगर इजाज़त दी गई है कि उनको मुंतकिल किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई सीरियस मसला है जो उनको उधर जेल में हुआ होगा, इसी वजह से उनको पिम्स हस्पताल में मुंतकिल करने का कहा गया है। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से जो कहा गया है कि मैदे का उनको हुआ था, कोई मसला दर्द हुआ होगा या कुछ ख़राब वगैरह हो गया होगा, तो इसका एक मैदे का जो मसला होता है वो एक इस वजह से भी होता है कि अगर आपका कोई खाना पीना जो है वो ठीक ना हो तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। लेकिन खैर उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से कोई ख़बर नहीं आई कि उनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा हो या उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई हो। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो हैं अगर उनको मेडिसिन वगैरह दी गई हैं तो वो ठीक हो गए होंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो उनकी तबीयत नहीं संभली और ज़्यादा ख़राब है। इसी वजह से उन्हें पिम्स लाया जा रहा है कि पिम्स में वो अगर एडमिट रहते हैं और उनका वहाँ पर चेकअप वगैरह होता है। तो बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं, जेल में हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी उनके साथ खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। परवेज़ इलाही साहब जो हैं, बिल्कुल आप अब इस सिचुएशन में मानना पड़ेगा कि सारी सख्तियों के बावजूद परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो भी डटे हुए हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। और उनके जो साहबजादे हैं मोनस इलाही साहब, वो तो खैर अभी बाहर ही हैं, लेकिन वो भी अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ही खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी एक इतला दी जा रही है, साकिब विर्क साहब उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट की है कि काफ लीग ताकतवरों से कुछ गिले शिकवे कर रही है कि आप जो भी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसके बाद वो IPP यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तो हम आपके साथ खड़े रहे हैं, हमारे ख़ानदान में भी दरार पड़ी लेकिन फिर भी हम आपके साथ रहे, तो हमारे अंदर जो शमूलियत है वो क्यों नहीं करवाई जा रही। तो थोड़ी सी एक गिले शिकवे हुए हैं, नाराज़गियाँ हुई हैं। लेकिन इसके बाद अब साकिब विर्क साहब ने जो अपनी ट्वीट में दावा किया है कि अब अगर कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके बाद वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नहीं बल्कि काफ लीग में उनकी जो शमूलियत है वो होगी। तो बहरहाल ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।